Welcome in Mastermind Public School online channel, and today's video is about class 9 science chapter 4 part 3. So in previous parts of this chapter's video we have discussed about the atomic structure, subatomic particles, and in second part we discussed about the model of atomic structure. Now in today's part of this video we are discussing about the various nomenclature and other related terms like atomic number, atomic mass number, isotopes, isobars or valencies, and one more thing is called as a वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी भी हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, जिसमें हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, उनमें रिवोल्यूशन की एक एनर्जी होती है। तो कैसे उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग एलिमेंट और उनके एटम में, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। फर्स्ट आपका टॉपिक हो जाता है एटॉमिक नंबर। तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट्स अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा लिस्ट ऑफ द आपने एलिमेंट देखी, उनके सिंबल्स देखे और उनके अपन ने एटॉमिक नंबर देखे। तो एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, एटम के स्ट्रक्चर को हम अब थोड़ा सा समझ सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर। तो हम क्या कह रहे हैं, फॉर एनी एलिमेंट या उसके लिए अपन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने भी प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं उन्हीं का नंबर है आपका, वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, वो उस एलिमेंट का हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं उसकी संख्या यानी नंबर को ही हमने क्या बोला है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि Z काय का नंबर हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में अवेलेबल हैं। अगर आप एटम चेंज करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा, या फिर आपका उल्टा कहें जैसे कि एटॉमिक नंबर चेंज किया तो एटम भी चेंज हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है क्योंकि उनके जो एटम हैं उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन के नंबर सभी के लिए डिफरेंट होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनका नंबर ही उसका एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, और यहाँ पर हम उसे कैपिटल Z से शो करते हैं। बात करें मास नंबर की, तो यहाँ पर मास नंबर यानी कि इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of neutron lying in the nucleus of atom, it is denoted by capital A। यानी किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन हैं और जितने भी प्रोटॉन हैं उनके नंबर का अगर आप सम करें यानी ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज called as a mass number, or it is denoted as a capital letter A। तो A is equal to हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हर एक एलिमेंट के एटम और उसके न्यूक्लियस में जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और उनका सम भी क्या हो जाता है, आपका मास नंबर। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि फॉर न्यूट्रल एटम के लिए हम क्या कह देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल एटम जैसे कि बात करें, फॉर एग्जांपल अपन बात करें सोडियम, तो सोडियम का सिंबल हो जाता है Na। फिर अपन यहाँ पर सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है 11, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, 11, ठीक है। और इसका जो अपन बात करें मास नंबर हो जाता है 23, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चूंकि देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई
आयन नहीं है तो यहाँ पर अपन बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11। फिर बात करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन हो जाते हैं इसमें 12। तो ये आप देख सकते हैं किसी एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम जो है उसका मास नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा किसी एटम के एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे किसी एक एलिमेंट को आप किस तरह से इन जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हम देख रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एटम। हमें पता चल चुका है कि हमने देखा एटॉमिक नंबर को कैसे लिखा जाता है, मास नंबर को कैसे मेजर किया जाता है और लिखा जाता है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली ए हमें मालूम है क्या हो जाता है आपका मास नंबर, और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। यहाँ पर ई से क्या मतलब है, ई हो जाता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, कि जब भी किसी आप एलिमेंट के एटम को लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, तो सेंटर में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर उस एलिमेंट का सबसे पहले सिंबल आएगा, ए यानी कि उसका मास नंबर आ जाएगा और जेड यानी कि उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे देखें कि ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का सिंबल हो जाता है O, एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 8 और यहाँ पर मास नंबर हो जाता है इसका 16। तो यहाँ पर मास नंबर आपका हो जाता है 16। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन के एटम को इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर और 16 हो जाता है आपका मास नंबर। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे Z इजिकल टू O यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो ये जाते हैं 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8। वही बात करें A यानी कि मास नंबर हो जाता है आपका 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी आपको पता है, और 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिया जाए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, कि कैसे एक एटम के न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल्स होते हैं और उन सेल्स में अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल या रूल यूज किया जाता है, तो उसको समझते हैं। So now distribution of electrons in a various cell। यूजुअली हमने पढ़ा है कि एटम में जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका न्यूक्लियस हो जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन हमने कहा उनमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट को अपन क्या बोल देते हैं, शेल्स। नाउ नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं शेल और उनके नंबर की। तो फ्रॉम इन टू आउटवर्ड्स इन नंबर इन शेल्स को अपन नंबर से, जैसे कि कॉमनली 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर K L M N O ऐसे अल्फाबेटिकली इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वाइज रूल। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पर एक स्कीम फॉलो करते हैं जो कि गिवन थी बोहर-बरी स्कीम। बोहर-बरी ने एक स्कीम गिवन था जिसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं कि कैसे हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल रूल दिया था, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 2n स्क्वायर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ 2n स्क्वायर में यहाँ पर n क्या हो जाता है कि वेयर n is the number of cell and 2n square represent the total number of electron that can be accommodated in that particular cell। तो इसको आप सिंपल एक एग्जांपल से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करें n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले नंबर के शेल को। तो पहले नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू n की वैल्यू पुट करी 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली शेल में कितने हो जाते हैं, आप पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2। तो इस तरीके से आप हर एक शेल के लिए उसका नंबर इस फॉर्मूला में पुट करिए और हर एक शेल के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पता चल जाएंगे कि उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n स्क्वायर में।
यानी कि हर एक पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किससे रिप्रेजेंट होता है 2n² से, और जहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर शेल का नंबर। तो ये 2n² के रूल से आप मेजर कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हर एक शेल के लिए अपन एक बार काउंट करके देख सकते हैं कैसे। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द शेल आप देख सकते हैं, जैसे कि इफ नंबर ऑफ शेल आपका पहला नंबर का हो, यानी जिसको हम k शेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने 2n² में n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो पहले शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरे शेल की बात करें जहाँ पर n इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, जिसे हम l शेल भी कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द 2n² रूल और बोहर-बरी स्कीम। ऐसे ही 3 और थर्ड और फोर्थ शेल यानी कि m और n शेल में रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं 18 और 32 इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर शेल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखें यहाँ तो आपका न्यूक्लियस हो जाता है। तो पहले शेल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड फोर्थ ऐसे ही सो ऑन नंबर आपका 2n² के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो पहला पोस्टुलेट इस स्कीम में क्या बोला कि हमने जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर शेल में अकोमोडेट होंगे वो 2n² रूल को फॉलो करेंगे। दूसरा पोस्टुलेट इस स्कीम का क्या हो जाता है, फिर दूसरा पोस्टुलेट इस बोहर-बरी जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं क्या हो जाता है कि आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। वही अपन बात करें कि व्हाइल सेकंड लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर की शेल की बात करें कि सपोज अगर टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हो जा रहे हैं 3 हैं, तो सबसे बाहरी थर्ड वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और सेकंड लास्ट में आपका 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाता है, अपवाद देखने को मिल जाता है। कैसे? जैसे कैल्शियम के केस में हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, ठीक है। तो बोहर-बरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 2, 8 और 10 बनना चाहिए, लेकिन चूंकि ये रॉन्ग हो जाता है इस केस में आप देख सकते हैं K में 2 है, L में 8 है और M में हमें मालूम है कि 18 तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 8 ही रख रहे हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो उसकी अपन कहते हैं वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शन भी आपको मिल जाते हैं जो बोहर-बरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही नहीं हो पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से दिया जाता है। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं कि द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड द पेनल्टीमेट यानी कि सेकंड लॉर्ड शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अनलेस उससे पहले वाला यानी कि थर्ड लास्ट जो है इस फील्ड कंप्लीटली, यानी कि हम ये बात कह रहे हैं लास्ट वाला पोस्टुलेट क्या कहना चाह रहा है, तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि शेल फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज से ये मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, सेकंड लास्ट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। कब तक? जब तक कि जो पेनल्टीमेट है यानी कि इस सेकंड लास्ट से भी पहले वाले में जब तक वो कंप्लीटली नहीं भर जाता उसके बाद ही आप जो आगे के सेल को भरने की बात कहेंगे। तो सिंपली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आपको शेल में इलेक्ट्रॉन भरना है और अगली शेल में जब तक नहीं जाना है जब तक कि उससे पहले वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए, इस रूल के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग। ये हो जाता है आपका थर्ड पोस्टुलेट किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी प्रिंसिपल। नाउ इसमें हम देखेंगे अगला कंसेप्ट आ जाता है आपका वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या हो जाती है वो देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए। नाउ वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी क्या हो जाती है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बोहर-बरी स्कीम हमें पता है कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम हो जाते हैं नंबर 8। तो होता ये है कि एवरी एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी और अर्ज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और इस टेंडेंसी को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, या तो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या किसी दूसरे
एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने पढ़ा 8, वो उसकी टेंडेंसी वो हो जाती है क्या, वैलेंसी। यानी कि किसी भी एलिमेंट की अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज किया जाता है वो उसका वैलेंसी हो जाता है। यानी कि सपोज कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या 3 इलेक्ट्रॉन उससे गेन कर लेता है, तो ये 3 उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। तो हम ये बात करें कि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। और इस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट से जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी कि या तो वो लूज करेगा या गेन करेगा, यही टेंडेंसी उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। तो इसी वैलेंसी को अपन आगे समझने के लिए देखेंगे कुछ एग्जांपल कि कैसे अपन आउटर मोस्ट शेल में कोई एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर पेज नंबर आपके 51 में बुक में टेबल नंबर 4.1 में आपको सारी लिस्ट ऑफ द एलिमेंट है, वहाँ पर उसकी सिंबल है, एटॉमिक नंबर गिवन है और लास्ट में आपको यहाँ पर उनकी वैलेंसीज भी गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम 0 है, फिर थर्ड नंबर पर देखिए लिथियम 1 है, बेरिलियम 2 है। इस तरह से आपको पूरी लिस्ट ऑफ द एलिमेंट गिवन है और उनकी वैलेंसीज गिवन है कि कौन सा एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है और वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द एलिमेंट है, टेबल नंबर आपकी है 4.1, पेज नंबर आपका है 51। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलेंसी वाली पूरी का कंप्लीट टेबल। नाउ इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपको 2 टाइप के डेफिनेशंस गिवन है। पहला हो जाता है आपका आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ, सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत क्या है, सेम एलिमेंट के एटम। आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाता है लेकिन एटॉमिक मास आपका डिफरेंट हो जाता है। So isotopes are atoms of same element having same atomic number and different mass number। यानी कि 2 ऐसे एटम होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास उनके डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोरीन के केस में इनके दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास दोनों के डिफरेंट हो जाते हैं। एलिमेंट भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है लेकिन आपका जो मास है वो अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन के केस में बात करेंगे, ये आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आपके हाइड्रोजन के क्या हो जाते हैं, आइसोटोप। तीनों के आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, सिंबल सेम है लेकिन मास तीनों के डिफरेंट हैं। यानी कि ऐसे किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंट हो जाता है, वो हो जाते हैं आइसोटोप्स। वही बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या हो जाते हैं, आइसोबार आर द एटम्स ऑफ दोस एलिमेंट व्हिच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इस केस में क्या हो रहा है, आइसोबार्स के केस में एलिमेंट तो अलग अलग हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम है। यानी कि ऐसे एलिमेंट के एटम जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वो आपस में क्या हो जाते हैं, आइसोबार्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का मास नंबर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये थी लास्ट चैप्टर में कुछ डेफिनेशन आइसोटोप्स और आइसोबार्स। यहाँ पर आपके आइसोटोप्स के कुछ यूजेस पूछे जाते हैं कि आइसोटोप्स के यूजेस, जैसे कि यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अलावा आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और आइसोटोप आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर। तो कुछ ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं जैसे कि कार्बन का आइसोटोप होता है आपका C14। तो C14 का यूज काय में किया जाता है, आपका जो फॉसिल्स होते हैं उनकी लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं और उनका डिफरेंट टाइप से यूज किया जाता है। सो this chapter conclude in this part of the video and please do
watch carefully this video step by step, part by part, and then refer to your notes and the study material that are provided to you, and after that you start the question writing or solving the question. So thanks for watching today's video. Kindly do like, share and subscribe our channel and study well.